अब हम एक सम करेंगे छोटा सा, जो एक न्यू कॉन्सेप्ट को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट को हमको एक्सप्लेन कर पाएगा। इसमें वेक्टर फील्ड हम वर्ड यूज कर रहे हैं, पर वेक्टर फील्ड से रिलेटेड एक वीडियो अलग से शूट होगा। तो इसमें सिर्फ सम को एज अ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के वेक्टर एक्सप्रेशन को हम कैसे डील कर सकते हैं वो मैं समझाना चाह रही हूँ। एक वेक्टर फील्ड दी हुई है डी, जिसका एक्सप्रेशन पूरा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, और इसमें हमें फाइंड आउट करना है डी का एक्सप्रेशन एक पर्टिकुलर पी पॉइंट पर, और वो पी के कोऑर्डिनेट्स भी हमको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में देकर रखे हो, क्योंकि पी के कोऑर्डिनेट्स 10, 150 डिग्री, 330 डिग्री दिया हुआ है। तो इसी से समझ में आ रहा है कि दो एंगल्स है और एक लेंथ। तो ये नेचुरली ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का ही कोऑर्डिनेट है। और हमें नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ डी फाइंड आउट करना है, which will be tangential to the spherical surface, r equal to 10 at p। मतलब हमें d का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है जिसमें हमें कंपोनेंट वो वाले लेने हैं जो टेंजेंशियल है स्फेरिकल सरफेस पे। वो स्फेरिकल सरफेस की जो रेडियस है वो 10 है, मतलब p पॉइंट से रिलेटेड ही r कॉमन है। तो d का जो एक्सप्रेशन है वो है r sin phi a r minus 1 upon r sin theta cos phi a phi plus r square, this is a theta and this is a phi। यहाँ पर मैं p के कोऑर्डिनेट्स 10, 150 डिग्री, 330 डिग्री सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, तो मुझे d वेक्टर फील्ड मिल जाएगी एट p। सो r 10 sin 330 डिग्री, क्योंकि फाई की वैल्यू 330 है, AR माइनस 1 अपॉन 10 साइन थीटा की वैल्यू 150 डिग्री है, कॉस फाई की वैल्यू 330 डिग्री है, A थीटा, देन प्लस 10 स्क्वायर A फाई। So after solving this, we will be having the expression of D वेक्टर फील्ड एट P। सो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारे पास आएगा -5AR माइनस 0.0433 A थीटा एंड 100 A phi। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ D, जो कि P पॉइंट पर कैसा रहेगा वो हमें पता चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कंपोनेंट ऑफ डी आप फाइंड करिए जो टेंजेंशियल हो स्फेरिकल सरफेस पे। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जब पढ़ाया था तो उस वक्त पी पॉइंट की लोकेशन को समझाने के लिए 3 प्लेन्स को कंसिडर किया था। एक कोन था, एक स्फीयर था और एक रेक्टेंगुलर प्लेन था। ये 3 प्लेन्स के इंटरसेक्शन पे P पॉइंट अवेलेबल है, ऐसा एक्सप्लेनेशन उस वीडियो में दिया गया। अब इस स्फेरिकल सरफेस पर इस P पॉइंट पर 3 यूनिट वेक्टर्स AR, A थीटा और A फाई शो किए थे यूनिट वेक्टर्स जब एक्सप्लेन किया था। AR जो है वो स्फेरिकल सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है, और स्फेरिकल सरफेस पर ही 2 वेक्टर्स टेंजेंशियल हमें मिलते हैं, एक होता है A थीटा और एक वेक्टर टेंजेंशियल हमें मिलता है A फाई। सो क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है कंपोनेंट ऑफ D विच विल बी टेंजेंशियल टू द स्फेरिकल सरफेस एट P, तो वो टेंजेंशियल कंपोनेंट्स जो हैं वो A थीटा है और A फाई है। AR जो है वो परपेंडिकुलर टू D होगा। जो भी वेक्टर फील्ड अवेलेबल है उसके ऊपर परपेंडिकुलर हमेशा AR वेक्टर होगा। इसलिए D के टेंजेंशियल कंपोनेंट हमें जो मिलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ A थीटा और
ए फाई से मिलकर बनेंगे। तो ये टेंजेंशियल कंपोनेंट डी का हो गया। अगर हमसे पूछा जाता कि ऐसा कंपोनेंट दीजिए जो डी पर नॉर्मल है, मतलब परपेंडिकुलर है, तो डी का जो नॉर्मल कंपोनेंट फॉर्म होता वो माइनस ए आर होता। तो ये थोड़ी टिपिकल चीज मैं बताना चाह रही थी आप लोगों की, कोई भी वेक्टर फील्ड या कोई भी वेक्टर के दो पार्ट्स होते हैं, एक नॉर्मल पार्ट होता है, एक टेंजेंशियल। तो यहाँ पर जो वेक्टर फील्ड हमको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में देकर रखी है और हमसे टेंजेंशियल कंपोनेंट उसके पूछे हैं, तो अब स्फेरिकल सरफेस पे जो टेंजेंशियल दो यूनिट वेक्टर्स होते हैं वो ए थीटा और ए फाई हम समझ चुके थे पहले स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। पर यहाँ पर जब डी के टेंजेंशियल कंपोनेंट पूछे हैं एट आर इक्वल टू 10 ऐसे स्फीयर पर जिसकी रेडियस 10 है, तो हमें ये दो कंपोनेंट ही बताना है कि ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है डी के। और अगर नॉर्मल पूछा जाता तो हम उसका ए आर कॉम्पोनेंट हम बता देते, -5 AR ये नॉर्मल कॉम्पोनेंट होता डी का। तो यही एक नई चीज इस क्वेश्चन के थ्रू बताना चाह रही थी।